हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है कि यह वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, यहाँ मैंने चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर किया है ताकि कम समय में आपका यह चैप्टर तैयार भी हो जाए और आपसे कोई पॉइंट भी मिस ना हो, जिसके लिए मैंने पहले खुद इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 3 को देखेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत ही अच्छे से कवर किया है। अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आरंभिक नगर। चूँकि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि आरंभिक नगर कहते किसे हैं, आरंभिक नगर का निर्माण कैसे और कब प्रारंभ हुआ था, और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आरंभिक नगर होते कैसे थे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। आज से 150 वर्ष पहले जब पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो वहाँ के इंजीनियरों को एक खंडहर नुमा संरचना मिलती है। तब वो ज़्यादा सोचते नहीं है कि ये क्या है, उन्हें बस लगता है कि यहाँ की ईंटें बहुत अच्छी हैं और वो वहाँ से ईंटें उखाड़ करके रेलवे लाइन में बिछाने में यूज कर देते हैं। लेकिन आज से 80 वर्ष पहले जब विद्वानों को इसकी जानकारी हुई तब उन्होंने इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की। तब उन्हें पता चला कि एक्चुअली में यह एक पूरा स्थल है। पूरा स्थल किसे कहते हैं ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, पूरा स्थल वो स्थान होता है जहाँ से प्राचीन औजार, हथियार या फिर प्राचीन संरचनाएं, इमारतें वगैरह मिलती हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। तो उस समय जो पंजाब प्रांत में खंडहर नुमा संरचना मिली थी, विद्वानों ने उसे नाम दिया हड़प्पा पूरा स्थल। यह वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। चूँकि पूरा स्थलों में हड़प्पा हमें सबसे पहले मिला था, तो इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी पूरा स्थल हमें प्राप्त हुए उसे हमने हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा। इसका निर्माण लगभग 4700 ईयर्स एगो हो चुका था। इसकी जो निर्माण क्रिया प्रारंभ हुई थी वो आज से 4700 वर्ष पहले हुई थी। यहाँ के जो नगर थे उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला पश्चिमी भाग, दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पे स्थित था, इसलिए हम लोग उसे नगर दुर्ग कहते थे। पूर्वी भाग थोड़ा बड़ा था लेकिन वो निचले इलाके में था, इसलिए हम लोग इसे निचला नगर भी कहते हैं। तो हमें ये याद रखना होगा कि नगर दुर्ग पश्चिमी भाग को कहते हैं जो कि छोटा था लेकिन ऊंचाई पे स्थित था, और निचला नगर पूर्वी भाग को कहते हैं जो कि बड़ा था लेकिन निचले इलाके में स्थित था। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दोनों हिस्से थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, यहाँ की जो 4 दीवारियाँ थी, मतलब यहाँ की जो दीवारें दी हुई थी चारों तरफ, वो ईंटों से बनाई जाती थी। ये बताने का तात्पर्य यह है कि वो जो दीवारें थी वो मजबूत थी। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि नगर दुर्ग से संबंधित कुछ इमारतों के बारे में। अभी हमने पढ़ा कि नगर दुर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए, नगर दुर्ग में एक आता है मोहनजोदड़ो। अब हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से हमें एक महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसे हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं ना, वही। एक बहुत महान स्नानागार का मतलब है कि बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है हमें मोहनजोदड़ो से। और वो जो स्नानागार प्राप्त हुआ है उसमें ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। उसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है ताकि पानी का रिसाव ना हो, उसके अंदर पानी रहे। और तालाब के चारों तरफ से चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तालाब जो था उसके चारों ओर क्या किए गए थे, बहुत सारे कमरों का निर्माण किया गया था। इसमें पानी कुओं से भरा जाता था और प्रयोग पश्चात उसे खाली कर दिया जाता था। यानी ये जो तालाब बनाया गया था मोहनजोदड़ो में, जिसे हम महान स्नानागार कहते हैं, उसमें हमेशा पानी नहीं होता था। जब प्रयोग करना होता था तो उसमें कुएं से पानी भर लिया जाता था, और जब काम हो जाता था तो उसे खाली कर दिया जाता था। यहाँ भंडार गृह भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमें भंडार गृह भी प्राप्त हुए हैं। भंडार गृह जहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ों का संचय किया जाता है,
फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान सकते हो जैसे कि किसान खेती करते हैं तो वो अनाज वगैरह को भंडार गृह में रखते हैं। दूसरा पूरा स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। लोथल से भी हमें अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, लेकिन लोथल से हमें भंडार गृह भी प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड वैसा स्थान जहाँ पे कि वो लोग आरंभिक लोग जो थे वो यज्ञ किया करते होंगे, और ये अग्निकुंड हमें प्राप्त हुए कालीबंगा लोथल से, जो कि हमें याद रखना है। और भंडार गृह मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। हालांकि हड़प्पा में भी हमें बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अंतर बस इतना है कि हड़प्पा में जो हमें भंडार गृह मिले हैं वो लोथल और मोहनजोदड़ो की अपेक्षा थोड़े बड़े हैं। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि यहाँ के जो भवन, नाले और सड़कें बनाई जाती थी वो कैसे बनाई जाती थी, किस तरीके से बनाई जाती थी। तो यहाँ के जो भवन थे वो 1 या 2 मंजिले होते थे। मतलब हमें जो भवनों के अवशेष प्राप्त हुए उससे हमें ज्ञात होता है कि उसमें जो भवन बनाए जाते थे वो 1 या 2 मंजिले बनाए जाते थे, और आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और हर एक जगह एक अलग अलग स्नानागार बनाया जाता था। आज भी हम लोग का जो वॉशरूम होता है जहाँ हम लोग नहाते हैं वो अलग बनाया जाता है। तो उसी तरीके से पहले के भी जो भवन होते थे उसमें अलग स्नानागार बनाया जाता था। और कुछ घरों में कुएं भी पाए गए हैं। हर घर में कुएं नहीं होते थे, लेकिन कुछ कुछ घर ऐसे मिले हैं जहाँ पे कुएं भी थे। और जो नाले मिले हैं, वहाँ के जो नाले थे वो ढके हुए थे और ढलान पे थे। ढलान इसलिए कि पानी आसानी से बह जाए। और घरों की जो नालियाँ होती थी उसे सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। इसलिए जोड़ा जाता था ताकि घरों में पानी ज़्यादा इकट्ठा ना हो, और वो सड़क की नालियों से होते हुए जहाँ पानी लास्ट में जा कर के जमा होता है वहाँ पानी चला जाता था। और नालियाँ ढकी होने की वजह से बीमारियाँ भी नहीं फैलती थी। मेन होल का निर्माण किया गया था सफाई हेतु। चूँकि नालियाँ गंदी हो जाया करती थी तो उसकी सफाई के लिए जगह जगह मेन होल का निर्माण किया गया था, जहाँ से कि नालियों की सफाई की जाती थी। कहने का तात्पर्य है कि इस पूरा स्थल से जितने भी घर, नाले और सड़क ज्ञात हुए वो सब का जो निर्माण किया गया था वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। हम लोग सोच सकते हैं कि आज से 4700 साल पहले कैसे इतना योजनाबद्ध तरीके से उसे तैयार किया जा सकता है, लेकिन ये वास्तविकता है। उस समय की जो भवन, नाले इत्यादि बनाए जाते थे वो बहुत ही सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था। अब हम जानते हैं कि वहाँ का नगरीय जीवन कैसा था। तो वहाँ का जो नगरीय जीवन था वो हलचल युक्त था, यानी कि वहाँ पे हलचल था, मतलब लोग अपने काम करते थे, सब कुछ होता था वहाँ पे, हलचल बना रहता था। आयात निर्यात भी होता था। वहाँ पे लिपिक पाए जाते थे। लिपिक जो कि मोहर आदि पे लिखते होंगे। उस समय की जो मोहरें होती थी पहले मुहर पाया जाता था। तो लिपिक का क्या काम होता था? मुहर या फिर किसी भी जगह लिखना। तो लिपिक पाए जाते थे, लिपिक होते थे उस समय जो कि मुहरों पर लिखा करते थे। उस समय शिल्पकार भी होते थे, मतलब बहुत सारे लोग शिल्पकारी करते थे। लिपिक भी एक तरह से कार्य होता है, जो लिपिक का काम होता है लिखने का कार्य। उस समय के लोग शिल्पकार भी होते थे। और उस समय हमें सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ भी मिली हैं, यानी कि वो लोग किस्से कहानियाँ भी लिखा करते थे। मिट्टी के बने खिलौने प्राप्त हुए हैं। उस समय के जो बच्चे होते होंगे वो मिट्टी से बने खिलौनों से खेलते होंगे। हड़प्पा की एक मोहर उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर हम लेखन शैली की बात करें तो लेखन का सबसे प्राचीनतम उदाहरण हमें हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर मिली है, उसी से ज्ञात होता है। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि लेखन का इतिहास हमें कब से मिलना प्रारंभ होता है, तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा में एक मोहर प्राप्त हुआ है, जिसे हम लोग उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन में सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। लेकिन अफसोस है कि हम लोग अभी तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। उसकी जो लिपि है वो पढ़ पाने में हमारे विद्वान असमर्थ हैं, अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अब हम जानते हैं वहाँ के नगर और वहाँ के नए शिल्प के बारे में। पुरातत्वविदों को मिली चीज़ें में अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे तथा सोने और चांदी आदि के धातु थे। पुरातत्वविद को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उसमें से मैक्सिमम चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे और सोने और चांदी के बनाए गए हैं। सोने और चांदी के बर्तन भी मिले हैं पुरातत्वविदों को। उसके साथ साथ आकर्षक वस्तुएं मिली हैं, जैसे मनके मिले हैं। मनके
बाट मिले हैं और फलक मिला है। बाट जो बनाया जाता था उस समय चट पत्थर से बनाया जाता था। बाट जिससे हम लोग मापते हैं, जैसे सब्जी वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो जो सब्जी बेचने वाला होता है वो अलग अलग तौल का बाट रखता है, उससे वो सब्जी तौलता है, तो उसे हम लोग बाट कहते हैं। और वो बना होता था चट पत्थर से। जो मनके होते थे वो कार्नेलियन पत्थर से बनाए जाते थे। मनकों का प्रयोग मोतियों, जिसे हम लोग कहते हैं, माला आदि बनाने में किया जाता था। मोहनजोदड़ो से व्यक्ति का एक पत्थर से बनी मूर्ति कढ़ाईदार वस्त्र में प्राप्त हुआ है। यानी कि मोहनजोदड़ो से हमें एक आदमी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि पत्थर से बनी हुई है और उस मूर्ति पे कढ़ाईदार वस्त्र के डिज़ाइन बनाए गए हैं। यानी कि इससे हम लोग सोच सकते हैं कि उस समय के लोग कढ़ाईदार वस्त्र पहनते थे। यानी उस समय के लोग जो कपड़े पहनते थे वो उस पर कढ़ाई वगैरह भी करते थे, तभी तो मूर्ति पे भी कढ़ाई वाला वस्त्र पहनाया गया है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कपास की खेती आरंभ हो गई थी। अगर हमसे पूछे कि कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं तो हम बताएंगे कि मेहरगढ़ से मिलता है, जहाँ 7000 वर्ष पहले कपास की खेती की जा रही थी। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से हमें कपड़े के कुछ टुकड़ों के अवशेष ज्ञात हुए हैं। अब वो टुकड़े के जो अवशेष मिले हैं वो किस चीज़ में थे? वो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यानी कि हमें जो मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष मिले हैं वो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और तांबे की वस्तुओं में चिपके हुए थे थोड़े बहुत, जो हमें अवशेष मिले हैं। अब वो अवशेष है तो उसी की तरह मिलेगा। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। यानी कि पक्की मिट्टी और फेंस से जो तकलियाँ बनी हुई थी वो हमें संकेत देती है कि उस समय सूत कताई का काम होता था। अब आप सोचोगे कि ये फेंस क्या होता है, तो फेंस जो है वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, और उनसे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि फेंस क्या होता है तो सिंपली कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। अब हम जानते हैं कच्चा माल। जैसा कि सबको पता है कि कच्चा माल क्या होता है, फिर भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त या किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। या तो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, नहीं तो किसान या फिर पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, धातु के अयस्क, कपास इत्यादि। अब देखिए, नीचे कुछ वस्तु बताया गया है और उस समय के लोग आयात जहाँ से करते थे उस स्थान का नाम। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि आयात निर्यात होता था, तो देखिए किन किन चीज़ों का वो आयात करते थे। तांबा का आयात वो करते थे राजस्थान और वर्तमान ओमान से। ओमान एक पश्चिमी एशियाई देश है। टीन का आयात करते थे ईरान और अफ़गानिस्तान से। और तांबा और टीन का जो प्रयोग वो करते थे वो कांसा बनाने के लिए करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन का प्रयोग किया जाता था। सोने का आयात वो करते थे कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर अगर मंगाना होता था तो वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। हड़प्पावासी कौन कौन से फसल उपजाते थे? गेहूँ, जौ, दाल, मटर, सरसों, ये सब फसल हड़प्पावासी उगाते थे। वे लोग हल का भी प्रयोग करते थे। अब ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें हड़प्पा से हल के आकार का खिलौना मिला है। मतलब हल का एक छोटा रूप एज अ टॉय बनाया हुआ हमें मिला है हड़प्पा से, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ के लोग, हड़प्पा के सतह के लोग हल से परिचित थे, तभी तो खिलौना मिला है। सिंचाई हेतु वो जल का संचय भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे वो, और उनकी जो बस्तियाँ थी उसके आसपास तालाब और चारागाह बनाए होते थे। तालाब इसलिए क्योंकि पानी का संचय भी हो जाएगा कृषि के लिए और उन्हें भी पानी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होगी। और चारागाह, चूँकि वो जानवर पालने लगे थे तो चारागाह ज़रूरी था ताकि जानवरों को चारा मिल सके। अब देखिए, अभी हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे धौलावीरापुरा स्थल के बारे में। धौलावीरापुरा स्थल जो है वो गुजरात में है। गुजरात के कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे स्थित है ये। यहाँ साफ़ पानी और ज़मीन उपजाऊ था। यहाँ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो नगर था उसे 2 भागों में विभक्त किया गया था, लेकिन एक एक्सेप्शन है हड़प्पा सभ्यता का, धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा का जो नगर थे वो 3 भागों में विभक्त थे। और हर हिस्से, जैसा हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो हर हिस्से चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारों से बनाए गए थे और वो बहुत मजबूत थे। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे।
वहाँ एक खुला मैदान मिला है, शायद वो सार्वजनिक कार्यक्रम वहाँ करते होंगे, जैसे कि आज होता है ना पंचायत, या फिर कोई भी वैसा कार्य जो सब लोगों एक साथ कर सके। तो सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु खुला मैदान भी वहाँ से मिला है। वहाँ से हमें एक अनोखा अवशेष मिला है, वो ये मिला है कि हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ अभिलेख, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पाई अभिलेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। अब हम इसे अनोखा अवशेष क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पहले हमें जो अभिलेख या फिर वहाँ की जो भी चीज़ें लिखी हुई प्राप्त हुई हैं, वो हड़प्पाई चीज़ें लिखी हुई थी मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पे, लेकिन हमें वहाँ से पत्थर पे खुदा हुआ एक हड़प्पाई अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि अन्य जगहों के मुकाबले अलग है और अन्य से बड़ा है, इसलिए हम लोग इसे अनोखा अवशेष कह रहे हैं। अब हम लोग दूसरा पूरा स्थल के बारे में पढ़ेंगे, लोथल, जो कि गुजरात में है। पिछले वीडियो में हमने लोथल को देखा था कि वो कहाँ स्थित है, और इसमें हम लोग जान रहे हैं उसके बारे में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें और भी चीज़ें पता चलेंगी। फ़िलहाल अभी हम लोथल के बारे में जानते हैं। ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा है, यानी कि साबरमती का एक उपनदी, जिसे हम लोग सहायक नदी कह सकते हैं, कि उसके बसा हुआ है लोथल, गुजरात में। यहाँ से कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। कच्चे माल तो बहुत सारे तरह के होते ना, जैसे लकड़ी या फिर अयस्क। तो यहाँ से कौन सा कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता था? कीमती पत्थर। और पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई चीज़ों के लिए ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी कि पत्थर, शंख और धातुओं से जो चीज़ें बनाई जाती थी उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था, या फिर हम उसे उसका धातुओं बनाई जाने वाली चीज़ों का एक हब कह सकते हैं। यहाँ के भंडार गृह से हमें कई मुहरें प्राप्त हुई हैं, मुद्रांकन भी हमें मिला है, मुहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है, यानी कि यहाँ पे मुहरें बनाई जाती थी, तभी तो यहाँ से गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं, क्योंकि उससे मुहर बनाने में उसका प्रयोग किया जाता था। यहाँ लोथल एक बंदरगाह था। अगर हमसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था, तो हम लोग कहेंगे कि लोथल एक बंदरगाह था। यहाँ के लोथल में हमें ऐसी इमारतें प्राप्त हुई जहाँ पे कि मनके बनाए जाते थे, यानी कि मनके बनाने के लिए यहाँ पे कई इमारतों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से हमें पत्थर के टुकड़े मिले हैं, आधे बने मनके मिले हैं, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके मिले हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि मुद्रांकन या मुहरबंदी हमें मिले हैं, तो और मैंने कहा भी कि यहाँ पे मुहर बनाया जाता था, तो इसीलिए यहाँ पे मनके बनाए जाने वाला उपकरण मिला है, और फिर आधे बने मनके भी मिले हैं, यानी कि यहाँ पे मुहर और मनके बनाए जाते थे। इसीलिए हमें यहाँ से कई सारे मुहर और फिर मनके प्राप्त हुए हैं। और मनके कैसे? कुछ तैयार मनके थे, कुछ आधे बने थे, और कुछ जो मनके थे उसको बनाने वाले उपकरण हमें मिले हैं। अब हम जानते हैं कि जब ये सभ्यता इतना समृद्ध था, यहाँ के नाले, सड़क, सब कुछ इतने व्यवस्थित थे, तो आखिर इसका अंत कैसे हो गया? तो देखिए, 3900 वर्ष पहले बहुत सारे बदलाव हुए। जैसे कि क्या क्या बदलाव हुए? लोगों ने नगर छोड़ दिया, लेखन, मुहर, सॉरी यहाँ पे मुहर होगा, मैंने मुहर लिख दिया, यहाँ पे मुहर होना चाहिए। लेखन, मुहर, बाट का प्रयोग बंद हो गया था, यानी अब लोग लेखन का प्रयोग नहीं करने लगे थे। बाट का भी प्रयोग बंद कर दिया था उन्होंने। मुहरें भी प्रयोग नहीं की जा रही थी। कच्चे माल जो वो दूसरे स्थानों से मंगवा रहे थे वो भी अब आयात कम हो गया था। जगह जगह कचरे का ढेर जमा होने लगा था, जबकि हमने पढ़ा था कि नालों को साफ़ करने के लिए मेनहोल बनाया गया था ताकि गंदगी जमा ना हो। लेकिन अब क्या हुआ था? कचरे ढेर जमा होने लगे थे और जल निकासी प्रणाली नष्ट होने लगी थी, और सड़क पर झुग्गी नुमा घर, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ की घर जो होती थी वो 2 मंजिलें होती थी। वहाँ के जो नाले होते थे, यानी जल निकासी प्रणाली जो होती थी वो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? ये सब नष्ट होने लगा, और जो बड़े बड़े घर होते थे वो झुग्गी नुमा घर में बदल गए। इसका क्या कारण था ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, इसका कारण अज्ञात है अभी तक। लेकिन हमारे विद्वानों ने कुछ अंदाज़ा लगाया है, जैसे कि हमें जो पूरा स्थल ज्ञात हुए और वहाँ से जो जो चीज़ें मिली हैं उसके आधार पे हमारे विद्वानों ने कुछ अंदाज लगाया है कि
कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि नदियाँ सूख गई थी। अब आप सोचो, नदियाँ सूख जाएंगी तो लोगों को जल प्राप्त नहीं होगा, और जल जीवन जीने के लिए कितना ज़रूरी है ये तो हम सभी जानते हैं। दूसरे लोगों ने कहा कि जंगलों का विनाश हो गया था। जंगल भी ज़रूरी है, जहाँ से कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जानवरों को खाना मिलता है, और हमें भी बहुत सारे कंदमूल, फल, औषधि प्राप्त होती है। बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि बाढ़ आ गया होगा जिससे कि वहाँ का जनजीवन व्यस्त हो गया था। कुछ ने कहा कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। अब वहाँ पे लोग रह रहे थे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ को एक इकाई होगी जो लोगों को अच्छे से रखती होगी, उनके संसाधनों का संरक्षण करती होगी, उनके लिए जो भी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें होती थी उनका निर्माण करती होंगी। तो कुछ ने कहा कि वहाँ का जो शासक नियंत्रण था वो समाप्त हो गया था। अर्थात ये सब अभी उपरोक्त जितनी भी बातें वो विद्वानों ने अंदाज लगाया है, यानी उनकी सोच है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो एग्जैक्ट कारण है वो अभी तक अस्पष्ट है। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध की बस्तियां उजड़ गई थी। अभी हमने पढ़ा कि जो हड़प्पा पुरा स्थल था वो वर्तमान के पंजाब पाकिस्तान में था, लेकिन वहाँ की जो बस्तियां थी पंजाब और सिंध की वो उजड़ गई थी। लोग पूर्व और दक्षिण के इलाके में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। यानी क्या हुआ था ये अभी तक हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन ऐसा हुआ था कि बस्तियां उजड़ गई थी और वहाँ के जो लोग थे वो पूर्व और दक्षिण के इलाके में जाकर छोटी और नई नई बस्तियों में बस गए थे, जो कि पहले जैसा नहीं रहा था। अब इसके 1400 साल बाद फिर से नगरों का विकास हुआ। अब इन नगरों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई और आपने इसे बहुत अच्छे से समझा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।